हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था कि इस वीकेंड्स में मैं एटिका का एक छोटा सा रिव्यू डालूँगा और साथ में अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की मैंने किस तरह से एटिका लेने का प्लान बनाया, किस तरह से इस डिसीजन पे पहुंचा कि ये गाड़ी ही लेनी है। बाय द वे आप समझ सकते होंगे कि मेरे पास अभी भी माइक्रोफोन नहीं आया है मेरे एक्शन कैमरा का। सो मुझे माइक्रोफोन ना होने की वजह से काफ़ी क्लोज़ कैमरा रख के बात करनी पड़ रही है। सो घर पे मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप शायद देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि कुछ कुछ रीज़न्स जिनकी वजह से एर्टिगा मैंने सेलेक्ट की और साथ में रिव्यूज़ के कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कि एर्टिगा गाड़ी काफ़ी टाइम से है मार्केट में और काफ़ी सारा इवोल्यूशन इस गाड़ी में हुआ है, इवॉल्व हुई है ओवर द टाइम, ट्रायल एंड टेस्टेड है और पर्सनल यूसेज में और कॉमर्शियल यूसेज में एर्टिगा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार है। सीटिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, 7 सीटर है। साथ में बैठने के लिए प्रॉपर लेग रूम मिलता है। पीछे की सीट भी दोनों आप एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे करके और फोल्ड करके बेड भी बना सकते हैं। अब मैं गाड़ी से बाहर निकलता हूँ और कुछ कुछ फीचर्स गाड़ी के बाहर के आपको दिखाता हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा होने की वजह से काफ़ी सारे रास्ते ऐसे हैं जहाँ पे आप बिना किसी दिक्कत के जा सकते हैं। जहाँ और कोई एसयूवी या बड़ी गाड़ी जा सकती है वहाँ ये भी जा सकती है। आफ्टर व्हील बेस और ग्राउंड क्लियरेंस जो एक सबसे मेजर पॉइंट होता है कि गाड़ी की इकोनॉमी क्या है। मैं टैंक फुल करा के इसको शहर में ही चला रहा हूँ। यहाँ मतलब अपने घर से दिल्ली ऑफिस आना जाना पीक आवर्स में ट्रैफिक काफ़ी रहता है। इसके बावजूद भी जैसा कि अभी आपने देखा होगा इसका माइलेज लगभग 13.5 आ रहा है। पेट्रोल में 13.5 विच इज़ कंसीडर्ड एज ए गुड एवरेज। लॉन्ग रूट पे मैंने 16 तक का एवरेज इससे निकाला है और अच्छा होगा। अभी 2 ही सर्विस हुई हैं इसकी, आगे इसका माइलेज और इम्प्रूव ही होगा। इसके अलावा देखा जाए तो अंडर 12 लाख्स अगर आपको गाड़ी लेनी है, एक फैमिली कार लेनी है जिसमें बड़े बच्चे हों, अगर आपके साथ में आप कहीं जाना चाहते हैं 4 लोग, तो बहुत कंफर्टेबली आप जा सकते हैं, सारा सामान भी रख सकते हैं। एक जो और चीज़ है जिसको मैं बार बार बहुत ज़्यादा इम्फेसिस देता हूँ, हर किसी को सजेस्ट भी करता हूँ, वो ये कि गाड़ी का डैशबोर्ड हमेशा बहुत सिंपल होना चाहिए। सिंपल से मेरा मतलब ये है कि आप बिना अपना फोकस खोए रोड से आप गाड़ी की डैशबोर्ड की चीज़ों को हैंडल कर सकें। जो इसका मेजर पार्ट है जो कि आपको गाड़ी चलाते समय ज़रूरत पड़ती है वो सारा स्टीयरिंग के साथ ही दे रखा गया है। और जैसे कि म्यूज़िक आगे पीछे करने का और साउंड इंक्रीज डिक्रीज करने का, म्यूट करने का कंट्रोल, वाइपर का कंट्रोल और साथ में इंडिकेटर एंड लाइट का कंट्रोल,
इट इज़ वेरी हैंडी एंड वेरी क्लोज टू योर स्टीयरिंग। अगर आपका हाथ सेट हो जाता है तो आपको कहीं और ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अपना फोकस आप रोड पर रखते हुए गाड़ी के बेसिक फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तब आपका लेफ़्ट हैंड डैशबोर्ड की तरफ जाएगा, जो डैशबोर्ड का दूसरा हिस्सा है, जहाँ पे ज़्यादातर बटन्स ही हैं इस एरिया में, और ऊपर म्यूज़िक सिस्टम का कंट्रोल है, जो कि काफ़ी हद तक आप यहाँ स्टीयरिंग से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ तक इसके म्यूज़िक सिस्टम की बात है, इसमें 2 ट्यूटर और 4 बेस लगे हुए हैं। डोर्स पे आगे वाले 2 और पीछे वाले डोर्स में 2, शायद आप देख पा रहे हो। इतना म्यूज़िक सिस्टम काफ़ी सफिशिएंट हो जाता है, आपको अच्छी म्यूज़िक क्वालिटी मिलती है, और आप मार्केट से ज़रूर अच्छा म्यूज़िक सिस्टम लगवा सकते हैं लेके, बट अगेन मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यही रहता है लोगों को कि गाड़ी की इलेक्ट्रॉनिक्स में या इवन स्ट्रक्चरल कोई भी मॉडिफिकेशन ना कराएं। अगर आपको करवाना भी है तो जो कंपनी के रिकमेंडेड एक्सेसरीज़ हैं आप उन्हीं को यूज़ करें, रादर देन कि आप ओपन मार्केट से लेके कुछ भी लगवा लें। एक और क्रिटिकल फैक्टर होता है किसी भी गाड़ी में कि उसकी एयर कंडीशनिंग कैसी है। एर्टिगा में एयर कंडीशनिंग से एक है, और इसके 4 वेंट तो इन्होंने आगे डैशबोर्ड पे दे रखे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, और ये चारों इसके वेंट हैं। इसके अलावा पीछे की साइड में रूफ पे जो ड्राइवर सीट है या को पैसेंजर्स की सीट है, इनके लिए भी इन्होंने वेंट दे रखे हैं, और इन वेंट में एयर फ्लो कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर भी दिया हुआ है। मैं पीछे से चल के आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 3 फ्लो का कंट्रोल है, 4 वेंट्स दे रखे हैं इन्होंने, जो कि गर्म से गर्म वेदर में आपको गाड़ी को बहुत अच्छी तरह से ठंडा कर देते हैं। इस समय भी टेम्परेचर बाहर का लगभग 30 डिग्री है। हम लोग शेड में खड़े हुए हैं और गाड़ी में एसी बिल्कुल बंद है, सो अच्छी खासी कंफर्ट यहाँ पे है गाड़ी में। बाय द वे, ये ब्लाइंड्स मैंने एक बाहर से लगवाए हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ दिल्ली में, और धूप को रोकने के लिए जाड़ों में हटा दूंगा इसको पीछे भी। और बात करते हैं सीटिंग की, तो सीटिंग की पीछे की सीट्स मैंने दोनों फोल्ड करके रखी हुई हैं, फोल्डेड ही रहती हैं ज़्यादातर टाइम ये। अब मैं बाहर निकल के बीच वाली रो की शीट्स को फोल्ड करके दिखाता हूँ कि बेड कैसे इसमें बनाया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एक सीट फोल्ड करने के बाद एक साइड में पूरा अच्छा खासा स्पेस हो गया है, लगभग 6 फीट से ज़्यादा का। इसके बाद भी फ्रंट सीट और बीच वाली सीट के बीच में इतना स्पेस है कि काफ़ी सारे लगेज आप रख सकते हैं यहाँ पे। साथ में सीट्स के पीछे वाली रो और मिडिल वाली रो के बीच में भी स्पेस है, यहाँ पे भी आप छोटे मोटे सामान रख सकते हैं। उस तरफ से चलते हैं और उस तरफ से भी मैं सीट फोल्ड करके एक पूरा लुक आपको देता हूँ। ये बीच वाली रो पीछे वाली रो को फोल्ड करने के बाद
इस तरह से स्पेस बन के आता है। और ये है सीट के बीच का एरिया, फ्रंट रो और मिडिल रो के बीच का एरिया है, जहाँ पे आप काफ़ी सारा लगेज भी रख सकते हैं। स्पेस इतना बन जाता है कि आप आराम से 2 लोग आराम से इस पे लेट सकते हैं। तो अब मैं बूट स्पेस इसका खोलता हूँ और वहाँ से मैं आपको इसका व्यू भी दिखा देता हूँ। ये इसका बैक व्यू था। ब्रॉडली यही सारी चीज़ें थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था आपसे। कुछ और चीज़ें हैं, घर पे चलते हैं, आपको लैपटॉप में मैं दिखाता हूँ कुछ डेटा जो मैंने कलेक्ट किया और कुछ और डिस्कशन। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इससे पहले कि हम लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एर्टिगा के पहले मेरे पास फोर्ड क्लासिक थी। फोर्ड क्लासिक एक्चुअली पुरानी फिएस्टा है, जिसको कि बाद में उन्होंने क्लासिक नाम से रीलॉन्च किया था, क्योंकि फोर्ड को फिएस्टा नाम से एक नए मॉडल में कार लॉन्च करनी थी। ये फोर्ड क्लासिक मैंने 2013 में लिया था और लास्ट ईयर जून में मैंने इसको सेल किया। लगभग 8 साल गाड़ी चलाई और 1,72,000 के आसपास मैंने इस गाड़ी को चलाया। और बेचने से पहले डीजल में थी ये गाड़ी। बेचने से पहले जब लास्ट टाइम मैं इसको अपने होम टाउन प्रयागराज से लेके आ रहा था, तो लगभग 18 का एवरेज मैंने इससे निकाला था। गाड़ी बहुत ही मजबूत, बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी थी और इंजन भी काफ़ी रोबस्ट था। कभी भी नहीं हुआ इसके साथ कि कहीं पे अचानक गाड़ी बंद हो गई हो और मुझे भटकना पड़ा हो। काफ़ी रिमोट एरियाज़ में लेके गया मैं इसको। इससे मैंने जम्मू से लेके और एमपी में कान्हा नेशनल पार्क तक ड्राइव किया। राजस्थान गया इससे कई बार और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड डिफ़िकल्ट टेरेन्स में गाड़ी चलाई। एक वाक़या है बिनसर का, जब कि सिंगल लेन सड़क है बिनसर में। बेसिकली जब आप ऊपर गेस्ट हाउसेस की तरफ जाते हैं तो सिंगल लेन सड़क है और उस टाइम पे काफ़ी टूटी हुई थी, लगभग कच्ची थी। और जुलाई में हम लोग जा रहे थे, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, लगभग अंधेरा हो चुका था और उस मौसम में हम चारों लोग, मतलब मैं, वाइफ और दोनों बच्चे, गाड़ी से बिनसर गए थे। रोड लिटरली बह रही थी, कीचड़, स्लस, सिंगल लेन थी और कहीं कहीं बहुत ही स्टीप चढ़ाई थी। तो इस सिचुएशन में भी मैंने इसको चलाया और गाड़ी ने बिल्कुल भी दिक्कत नहीं दी। एक छोटी सी इसके साथ ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक क्या कह लीजिए कि मेरे बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए, स्पेस की इशू होने लग गया था। और दूसरा, थोड़ा सा सेडान होने की वजह से ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम था। फिर भी सेडान में मैं बोलूँगा कि ये गाड़ी काफ़ी अच्छी थी। अनफॉर्चुनेटली फोर्ड ने यहाँ से बिज़नेस अपना बंद कर दिया। अदरवाइज़ सेडान में ये गाड़ी काफ़ी अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू अदर सेडान्स इन द मार्केट। आते हैं डिसीजन मेकिंग के ऊपर। डिसीजन मेकिंग में बेसिकली मैं क्या फॉलो करता हूँ, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक तरफ मैंने सारे कारों को लिस्ट किया है कॉलम ए में, और जो सारे फीचर्स मुझे कार्स में चाहिए वो मैंने एक रो में सारा मेंशन किया हुआ है। नंबर सभी मैंने सारे हटा दिए यहाँ से। आप अपनी डिसीजन के
हिसाब से इसमें नंबर्स प्लेस कर सकते हैं। सीटिंग सभी जानते हैं, प्राइस आप मार्केट रेट इसका आराम से किसी भी वेबसाइट से निकाल सकते हैं। आप गाड़ी को जब विज़िट करते हैं तो उसमें कंफर्ट कैसा है, उसका म्यूज़िक सिस्टम कैसा है, क्या व्हील बेस है आपके रिक्वायरमेंट में, ग्राउंड क्लियरेंस आपको कितना चाहिए, क्या माइलेज आप देख रहे हैं, डैशबोर्ड में वो सारे फीचर्स जो आपको चाहिए, इसके बेस पे आप नंबर्स यहाँ पे डाल सकते हैं जिस भी गाड़ी में आपको ज़्यादा अच्छा लगे। ना ही सिर्फ गाड़ी की डिसीजन मेकिंग में या किसी भी डिसीजन मेकिंग में, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप इस तरह की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल होता है। एट द एंड आप एक या दो गाड़ियों के बीच में फाइनल कर सकते हैं कि हमें किस गाड़ी के लिए जाना है। नो डाउट डस्टन है, इको है, रोनाल्ड की ट्राइबर है, एर्टिगा है, महिंद्रा की बलेरो है और स्कॉर्पियो है, किया की कैरेंस है। इन सभी गाड़ियों को मैंने इवैल्यूएट किया और फाइनली एर्टिगा का सम सबसे ज़्यादा आया। सो मैंने एर्टिगा लेने का ही डिसीजन लिया। इस तरह से सिंपल डिसीजन मेकिंग के थ्रू आप कोई भी कॉम्प्लेक्स डिसीजन ले सकते हैं जहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। और ये मैं अक्सर अलग अलग जगहों पे भी अप्लाई करता रहता हूँ, काफ़ी हैंडी होता है। सो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे, आज का ब्लॉग यहीं एंड कर रहा हूँ। होपफुली आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और कुछ नया ज़रूर आपको जानने को मिला होगा इस वीडियो से। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।